अगर आप बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि मैं इस वीडियो में कराने वाला हूँ प्रीवियस क्वेश्चन को। क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन सॉल्व करने से क्या होता है दोस्तों, कि हमें ये आइडिया मिल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन किस टाइप का आ रहा है और कितना डेप्थ में आ रहा है। तो दोस्तों हम लोगों ने पिछली वीडियो में एंशिएंट हिस्ट्री से कुछ प्रश्न कर चुके थे, तो इस वीडियो हम लोग आगे करने वाले हैं। तो फिर अगला क्वेश्चन है, प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ये हुआ था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में हुई थी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन पूछा गया 1997-98 पूछा गया दोस्तों, रिपीट भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस महान शासक ने प्राचीन बिहार में हर्यक वंश की स्थापना किया था? हर्यक वंश का संस्थापक किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? बिंबिसार को कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन 2024 में पूछा गया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, मगध की राजधानी राजगीर का प्राकृत नाम क्या था? इसका नाम था राजगीर था। चलिए आगे क्वेश्चन है, और दोस्तों अभी जो है बीपीएस के नोटिफिकेशन भी आ चुका है, और दोस्तों इस बार काफी बड़ी वैकेंसी आई है, 1235 लगभग वैकेंसी आई है। चलिए अगला क्वेश्चन है, इधर महाजनपद दिया गया और महाजनपद की राजधानियां दिया गया है, इसको मैचिंग करना है। तो मल का राजधानी क्या हो जाएगा? अंग, कंधार, अवध। तो इसकी राजधानी जो होगा दोस्तों, मल का राजधानी हो जाएगा कुशीनारा हो जाएगा, अंग का हो जाएगा चंपा, कंधार का तक्षशिला हो जाएगा, और वत्स का कौशाम्बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया? लिच्छवी के द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ये कहाँ दोस्तों? वैशाली में थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? राजगीर थी, जिसे गिरिब्रज भी कहा जाता है। देखिए क्वेश्चन दो बार आ चुका है, 2011 में और 2005 में दोस्तों आया है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्राचीन महाराज मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? प्राचीन महाराज महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? इन उपयुक्त में से कोई नहीं, यहाँ पे उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा आंसर हमारी, इसमें आंसर नहीं है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अजातशत्रु वंश का नाम क्या था? हर्यक था। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है किसमें? अंगुत्तर निकाय में दोस्तों, इसकी व्याख्या किया गया है 16 महाजनपद की के बारे में। अब महाजनपद कौन कौन? 16 अंग है, मगध है, काशी, कौशल, वज्जी, मल, चेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, मत्स्य, सूरसेन, अस्मक, अवंती, गांधार और कंबोज है। ये सभी 16 महाजनपद हैं। इसका जो व्याख्या किया गया अंगुत्तर निकाय में। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रद्योत कहाँ का राजा था? प्रद्योत जो है वो कहाँ का राजा था? वो अवंती का राजा था। प्रद्योत कहाँ का राजा था? अवंती का राजा था। आगे बताइए, मगध शासक बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? जीवक था। कौन था दोस्तों? जीवक था। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया? मौर्य वंश ने किया था। चलिए, कलिंग नारेश खारवेल का संबंध था। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध किससे था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन से कोई नहीं हो जाएगा। इसका दोस्तों एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघ वाहन नामक व्यक्ति था, अतः इस वंश का नामक महामेघ वाहन वंश भी पड़ गया। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था खारवेल हुआ था। बताइए, राजा खारवेल का नाम जुड़ा है, इसका नाम जुड़ा है हाथी गुफा लेख के साथ जुड़ा हुआ है। चलिए आगे क्वेश्चन है, बराबर पर्वत श्रृंखला निश्चित गोरख गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? ये दोस्तों किया गया खारवेल के द्वारा किया गया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, अंग जनपद की राजधानी थी, अंग की राजधानी थी चंपा थी। चलिए अगला क्वेश्चन है,
अब देखिए क्वेश्चन आया है यूनानी आक्रमण से, तो निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? वो था सर घनानंद था। चलिए अब आ गया मौर्य साम्राज्य से क्वेश्चन आ गया है। तो सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया? विलियम जोन्स ने किया था। सेंड्रोकोटस से चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया। चलिए भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा किया गया था। मौर्य साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। चलिए आगे क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी? तो चंद्रगुप्त ने किया था। दक्कन की जो है वो विजय प्राप्त किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। चलिए आगे क्वेश्चन है जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह विशाखदत्त है। चलिए बताएं मेगास्थनीज जो है वो दूत था किसका? सेल्यूकस का था। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया था? तो इसने किया था दोस्तों, किसने कितने भाग में किया था विभाजित समाज को? चलिए ऑप्शन देख लेते हैं। इसने किया था 7 विभाग में। 7 में जो है 7 विभाग में 7 भाग में बांट दिया था समाज को। तो वो था 7 जो था वो दार्शनिक था, कृषक था, पशुपालक था, शिल्पकार था, योद्धा था, निरीक्षक था और मंत्री था। तो इन 7 भागों में समाज को बांट दिया गया था मेगास्थनीज के द्वारा। चलिए वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह कौन है? इंडिका। इंडिका में वर्णन किया गया पाटलिपुत्र के प्रशासन के बारे में। चलिए सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। चोल संगम झील कहाँ है? नहीं नहीं, ये चोल संगम झील जो है वो किस व्यक्ति से संबंधित है? चोल गंगम झील है, संगम नहीं, चोल गंगम झील। तो गंगम झील तो ये तो है चंद्रगुप्त राजेंद्र प्रथम है। और धम्म महामात्र की नियुक्ति जो है अशोक प्रयाग की सभा किया था हर्षवर्धन ने, और सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने करवाया था। तो 1 4 नहीं नहीं 1 नहीं 3 4 2 1। तो 3 4 2 1 जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए में है। देखिए क्वेश्चन 2025 में आ गया है। चलिए आगे क्वेश्चन है अभिलेख जिससे यह प्रमाणित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत पर था। वो कौन सा अभिलेख है जिससे हमको पता चलता है कि चंद्रगुप्त का जो है वो प्रभाव पश्चिम भारत में भी था? वो तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख शिलालेख से हमको पता चलता है। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है? तो वो अभिलेख है ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा, यानी इसमें से कोई नहीं है। तो देख लेते हैं इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो अशोक का कलिंग विजय का उल्लेख जो अशोक के 13वें विविध शिलालेख से प्राप्त होता है। हाथी गुहा अभिलेख चेदी राजा खारवेल की आत्मकथात्मक प्रस्तुति है। यह गुफा भुवनेश्वर के पास उदयगिरी पहाड़ी पर स्थित है। चलिए आगे क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था? वो क्षेत्र है श्रीलंका। श्रीलंका जो है अशोक के साम्राज्य का अधीन नहीं था। चलिए आगे क्वेश्चन है केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो भाबरू स्तंभ में अशोक ने मगध का सम्राट बताया है। चलिए अगला क्वेश्चन है अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या है? तो इनका जो है एक संदेश था, एक नैतिक जो संहिता था। तो हमारा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इसमें कोई ऑप्शन सही ये कोई नहीं है, तो ऊपर से कोई नहीं हो जाएगा। तो इसका देख लेते हैं, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि अशोक का धम्म जो है एक नैतिक संहिता थी। अशोक अपने दूसरे और 7वें स्तंभ लेख के माध्यम से संदेश देता है कि अपा अपासिने बहुकियाने दया दाने सचे सोए सचे
सोचिए, माधवे साधवे च, अर्थात कम पाप करना, कल्याण करना, दया दान करना, सत्य बोलना, पवित्रता से रहना, स्वभाव में मधुरता और साधुता बनाए रखना। इस प्रकार अशोक के धर्म के मूल संदेश में शांति और अहिंसा, बड़ों का सम्मान और धार्मिक सहनशीलता नहीं थे। अतः उत्तर जो है ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, अपने शिलालेखों में अशोक सामान्यतः किस नाम से जाने जाते हैं? तो प्रियदर्शी के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है तो प्राकृत भाषा। कौन सी भाषा? प्राकृत भाषा है। अशोक के शिलालेखों में कौन सी भाषा है? प्राकृत भाषा है। इसको याद रखिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में कंफ्यूजन हो जाता है। चलिए आगे क्वेश्चन है, अशोक के स्तंभ पर कौन सी लिपि लिखी गई है? तो ब्राह्मी लिपि है। प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से कौन सी एक लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती थी? दाईं ओर से बाईं ओर, दाईं ओर से बाईं ओर कौन सी लिपि लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि को लिखी जाती थी। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती थी? तो खरोष्ठी लिपि को दाहिने ओर से बाईं ओर लिखा जाता था। अशोक के अभिलेखों को पहली बार इनके द्वारा पढ़ा गया था। जेम्स प्रिंसेप के द्वारा अशोक के अभिलेख को पढ़ा गया था। ब्राह्मी लिपि का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था? चलिए देख लेते ऑप्शन। तो ब्राह्मी लिपि को किसने पढ़ा था दोस्तों? ये पढ़ा था जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने पहले बनाए थे राजधानी पाटलिपुत्र को। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। अंतिम मौर्य सम्राट था, बृहद्रथ था। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया? रोमिला थापा ने किया था। किसने? रोमिला थापा ने किया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, वो था तक्षशिला था। अब आगे क्वेश्चन मौर्येतर काल से। प्राचीन भारत के निम्नलिखित राजवंशों पर विचार करना है। शुंग, मौर्य, कुषाण, कर्णव। निम्नलिखित में से उनके शासन का सही कालानुक्रम क्रम में कौन सा हो जाएगा? तो पहले जो आया था दोस्तों कौन सा आया था? शुंग आया था क्या? तो पहले आया था मौर्य, पहले मौर्य आया था, उसका कुषाण, उसका शुंग, उसका कर्णव आया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा राइट आंसर। देखिए क्वेश्चन आया लेटेस्ट में 2025 में आया है, तो सीक्वेंस भी याद करना पड़ सकता है, सीक्वेंस को भी ध्यान रखना पड़ेगा। ताम्रपत्र लेख दर्शाते हैं कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था। जवा सुमात्रा से था। चलिए अगला क्वेश्चन है, स्वर्ण भूमि का स्वर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार का स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? वो था बाल पुत्र देव था। चलिए अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। कर्ण सुवर्ण प्राचीन भारत का स्थल दिया गया और वर्तमान में किस राज्य में है? तो कर्ण सुवर्ण जो है अभी भारत के किस राज्य में है वर्तमान में? ये गिरनार है, ये प्रतिष्ठान है। तो गिरनार की पहाड़ी दोस्तों ये गुजरात में होती है, तो सी का टू तो हो गया। अब आगे कर्ण सुवर्ण प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान होना चाहिए महाराष्ट्र में। देख लेते हैं आंसर क्या है। ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर बी है ना। तो कर्ण सुवर्ण जो हो जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रतिस प्रायुत प्राग ज्योतिष हो जाएगा असम। गिरनार हो जाएगा गुजरात हो जाएगा। प्रतिष्ठान महाराष्ट्र। देखिए ये 2 आ रहा था, तो उससे जो आंसर आ रहा था बस 4-2, क्योंकि ऑप्शन नंबर सिर्फ जो है बी में ही है,
टू, बी का 4 है, सी का लगाए थे, सी का 2, केवल ऑप्शन नंबर बी में सी का 2। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है? वो जो नगर दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? रुद्रदामन ने किया था दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? विम कनफ्यूशियस ने किया था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्कों की एक बड़ी संख्या जारी की गई, सातवाहन द्वारा किया गया था। शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश का बाद आया था, कर्ण वंश आया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आ गया है अब गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग से क्वेश्चन आ गया है। तो पहला क्वेश्चन है, किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त किया था? अपने बड़े भाई को हत्या करके सत्ता प्राप्त किया था, वो है दोस्तों चंद्रगुप्त द्वितीय है, चंद्रगुप्त द्वितीय था। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को कहा जाता है। गुप्त सम्राट जिसने हुनों को पराजित किया था, वह स्कंदगुप्त है। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? कुमारगुप्त। कौन था? कुमारगुप्त था। इसको ध्वस्त किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने कराया था। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक का युग है तो गुप्त काल। निम्नलिखित में से कौन नालंदा विश्वविद्यालय में आचार्य नहीं थे? कौटिल्य नहीं थे दोस्तों। चलिए, नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? तो बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन है, कथन, यह कथन कारक है। कथन एक कह रहा है कि 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। दूसरा है, महाविहार को राजकीय प्रशासनिक मिलना बंद हो गया था। बताना इसमें से दोनों निम्नलिखित में से कौन सा सही है? 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा जो है महाविहार का पतन हो गया था। आंसर देख लेते हैं। तो दोनों ये सही है, लेकिन जो है परंतु आर जो है ए का सही व्याख्या नहीं करता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे से आगे क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। फाहियान एक चीनी तीर्थयात्री था जो हर्ष के शासन काल के दौरान भारत आया था। दूसरा कह रहा है ह्वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। ये दोनों जो है, ये क्वेश्चन क्या करा, उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो ये दोनों गलत हो जाए दोस्तों। हमारा आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध चीनी यात्री फाहियान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान जो है फाहियान भारत आया था। चलिए, चीनी यात्री सुंग यून ने भारत की यात्रा की थी। ये यात्रा क्या था? 518 ईस्वी से लेकर 521 ईस्वी के बीच किया था। तो हमारा ऑप्शन नंबर उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? तो गुप्त काल की थी दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया गया था? तो इसमें जो है आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा गुप्त काल में बंगाल में
जो है ताम्रलिपि एक प्रमुख बंदरगाह था जहां से उत्तर भारत एक के साथ जो दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, लंका, ज्यादा जावा, सुमात्रा आदि व्यापार होता था। जहां पश्चिम प्रमुख बंदरगाह जो भृगु कक्ष था जहां से पश्चिमी देशों के साथ जो है समुद्र व्यापार होता था। इसके अलावा कल्याण कैम्बे से भी उत्तर भारतीय व्यापार होता था। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा अपूर्त में से एक से अधिक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था? तो सबसे ज्यादा जो दिया था वो गुप्त वंश वाले ने दिया था सबसे ज्यादा दान। बताइए गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? उपज का छठवां भाग था। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? 1/6। किस प्रकार की भूमि को अप्रस्थ कहा जाता था? तो बिना जोती हुई जंगली भूमि को अप्रहत कहा जाता था। क्या कहा जाता था? अप्रहत कहा जाता था। चलिए अगला क्वेश्चन है, अमरकोश के अनुसार भूमि के प्रकारों पर विचार करना है। इनमें से कौन सा सही है? उर्वरा उपजाऊ थी, मरु रेगिस्तान था, शाह बदला जो घास था, देव मातक वर्षा समय सिंचित है। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से एक से अधिक हो जाएगा। इसमें से एक से ज्यादा सही है। चलिए आगे बढ़ते। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक जो है वो कौन था? हरिसेन था। निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वतीय कहा गया है? तो इक्ष्वाकु को कहा गया है। क्या कहा गया? श्री पर्वतीय कहा गया है। राजा प्रबलसेन के बारे में निम्नलिखित पर विचार करना है। यह जो है वह वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक था। दूसरा है उनका साम्राज्य उत्तर में बुंदेलखंड से लेकर दक्षिण में हैदराबाद तक था। तीसरा वह अपने पिता विंध्य शक्ति के उत्तराधिकारी बने। चौथा उनका उल्लेख पुराणों में मिलता है। बताने से कौन सा कथन जो सही है? सही वाला कथन बताना है। तो सही जो हो जाएगा इसमें से एक से अधिक हो जाएगा, यानी हमारा जो है चारों का चारों सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसके बाद देखिए दिया गया है कि वाकाटक राजवंश प्राचीन भारतीय राजवंश है जिसमें भारत के मध्य भाग दक्षिण में 3वीं शताब्दी ईस्वी से लेकर 5वीं शताब्दी के अंत 6वीं शताब्दी की शुरुआत तक शासन किया। इस वंश का संस्थापक था विंध्य शक्ति फर्स्ट था जिसका उत्तराधिकारी प्रवरसेन था। प्रवरसेन फर्स्ट था जिसे वाकाटक वंश का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो प्रवरसेन फर्स्ट के समय में ही वाकाटक वंश की सीमाएं उत्तर में विंध्य क्षेत्र से लेकर दक्षिण में दक्कन यानी हैदराबाद भी इस क्षेत्र में शामिल है। तो यहाँ तक जो है उसका क्षेत्र फैला हुआ था। तो यहाँ पे जो है वाकाटक नरेशों में सर्वप्रथम इसने ही सम्राट की उपाधि धारण की और तथा 4 अश्वमेध यज्ञों का यज्ञ करवाया था और वैदिक अनुष्ठानों के संपन्न की भी करवाया था। फिर पुराणों में उसे प्रवर प्रवीर कहा गया है, अतः चारों विकल्प जो है सत्य हो जाएगा। हून राजा तोरमान किस औलिक औलिक का राजा द्वारा प्रायित किया गया था? प्रकाश धर्मन के द्वारा। वर्धन राजवंश का संस्थापक कौन था? हर्षवर्धन था क्या? नहीं, पुष्य भूति था। कौन था? पुष्य भूति। कबीरबान निवासी था। कबीरबान जो है निवासी था कहाँ का? पाटलिपुत्र का, भोजपुर का या थानेश्वर का? इनमें से किसी का निवासी नहीं था। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो ये कहाँ का था दोस्तों निवासी? तो ये था दोस्तों, इनका जन्म जो हुआ था वो कई विद्वानों अनुसार उनका जन्म बिहार में सोन नदी किनारे अवस्थित प्रतिकूटा नामक गांव हुआ था। कहाँ हुआ था? प्रीतिकूटा प्रीतिकूटा नामक गांव में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? वो है दोस्तों होइंग सांग। चलिए आगे क्वेश्चन है, चीनी यात्री होइंग सांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में किया गया था। ये कहाँ किया था? नालंदा में किया था अध्ययन। होइंग सांग की भारत में
यात्रा के समय सूती कपड़ों का उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था? मथुरा था। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शासक ने हर्ष के समय असम पर शासन किया था? वह भास्कर वर्मन है। 7वीं शताब्दी ईसा के दौरान जो है ईस्वी के दौरान भारत का कौन सा शासक था जो बौद्ध धर्म के संरक्षक और सांस्कृतिक गतिविधियों के समर्थन के लिए जाना जाता था? वो हर्षवर्धन है दोस्तों। चलिए आगे क्वेश्चन है, गुप्त वाकाटक युग में तार्किक तर्क और बहस पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारतीय दर्शन के किस महत्वपूर्ण स्कूल का विकास हुआ? तो किस स्कूल का विकास हुआ था दोस्तों? न्याय। चलिए अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और सूर्यास्त होता है? आर्यभट्ट ने किया था दोस्तों। चलिए अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, पॉपुलर में से एक से अधिक हो जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन आ गया, प्राचीन भारत में स्थापत्य कला से आ गया है। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया? आजीविकों ने किया था। चलिए आगे क्वेश्चन है, भारतीय कला में स्तूप, चैत्य और विहार का निर्माण निम्नलिखित में से किस से संबंधित है? तो बौद्ध धर्म से दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, खजुराहो मंदिर स्थापत्य के निर्माण में सहयोगी थे? चंदेल थे। कला की गांधार शैली निम्न समय में फली फूली? तो कुषाणों के समय में कला की गांधार शैली जो है वो फली फूली थी। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो गांधार शैली में होती है दोस्तों प्राप्त। तो चलिए दोस्तों हम इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।